तो जैसी 17 मार्च को डीमन स्लेयर की नई मूवी आई तो उसने फैंस के अंदर एक नया ही जोश जगा दिया। बट जिन भी लोगों ने इस मूवी को देखा तो शायद वो उतने सेटिस्फाई नहीं हो पाए जितना उन्हें होना चाहिए था, क्योंकि इस मूवी में डीमन स्लेयर सीजन 3 का केवल और केवल एक ही एपिसोड इंक्लूड था। लेकिन कोई बात नहीं, फैंस ने इस चीज को भी सह लिया, क्योंकि 9 अप्रैल को डीमन स्लेयर सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड रिलीज हुआ था, जिसने फैंस का हिला के फैंस को हिला के रख दिया था। और इस पूरे 1 घंटे के एपिसोड में सबसे कमाल का सीन था ये। और आज हम इसी बंदी की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बात करेंगे, वो भी इन जस्ट 3, 2, 1। तो एक कहानी शुरू होती है सेंगोकू एरा की, जहाँ पे योरिची सुइकुनी का बड़ा भाई मिचिकात्सु सुइकुनी यानी कोकुशिबो एक काफी रिस्पेक्टेड और पावरफुल तलवारबाज और डीमन स्लेयर कॉर्प्स का मेंबर होता है। और कोकुशिबो का भाई केवल और केवल कहानी का साइड कैरेक्टर ही नहीं है, बल्कि उसने सन ब्रीदिंग टेक्निक को इजाद किया था। हाँ, वही सन ब्रीदिंग टेक्निक जिसे दूसरी ब्रीदिंग टेक्निक को बनाया गया है। और इसी को देखते हुए कोकुशिबो ने अपनी खुद की ब्रीदिंग टेक्निक को इजाद किया, जिसको कहता था कहता है मून ब्रीदिंग टेक्निक। और वैसे तो कोकुशिबो अपनी जुड़वा भाई को ज्यादा पसंद नहीं करता था, बट उसने काफी सारी चीजें अपने छोटे भाई के अंडर ही सीखी हैं, जिसकी वजह से उसने अपना डीमन स्लेयर मार्क को भी अनलॉक कर दिया था। अब इस मार्क के अनलॉक होते ही उसके पास काफी सारी स्किल्स और पावर तो आ जाती है, बट उसके साथ मिलता है उसको एक श्राप, मतलब एक कर्ज, जिसकी वजह से उसकी डेथ केवल 25 साल की एज में ही हो जाएगी। और अब जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी मौत कब होगी, तो ये तो काफी ज्यादा ऑब्वियस है कि तुम मरने से पहले ही डेथ से काफी ज्यादा डरने लगोगे। और यही चीज हुई थी कोकुशिबो के साथ, जिसकी वजह से उसने अपने आप को डीमन में कन्वर्ट कर लिया था, और उसके बाद वो बन चुका था एक इमॉर्टल बीइंग। अब डीमन बनने के बाद कोकुशिबो ने फैशन डिजाइनर की डिग्री भी ली और अपने आप को काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिया था। डिग्री वाली बात केवल और केवल एक मजाक है, जो ज्यादा ऑफेंड मत होना। सो पूरे 480 साल जीने के बाद कोकुशिबो ने 12th किजुकी की अपर 1 की रैंक को हासिल किया और बन गया अपर 1। अच्छा। कोकुशिबो ने अपने बेकार निशिन ब्लेड को फेंकने के बजाय उसको अपने ब्लड और फ्लैश से मॉडिफाई किया और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना दिया, जिससे वो डीमन स्लेयर्स और ह्यूमन को मक्खन की तरह काट सके। अब डीमन बनने के 3 सालों बाद कोकुशिबो के पास बहुत ही तरह की पावर्स आ जाती हैं, जो कि किसी भी चीज को मिनट से पहले खत्म करने की शक्ति रखती हैं, जिसमें से पहली पावर का नाम है बायोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन। इस पावर में कोकुशिबो अगर किसी भी डीमन या फिर ह्यूमन से फिजिकली कनेक्ट होता है तो वो उनकी बॉडी को एब्जॉर्ब कर सकता है। बट अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिस भी ह्यूमन या फिर डीमन से वो कनेक्ट होगा तो उनकी बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेगा, बल्कि ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है कि उसको किसकी बॉडी को एब्जॉर्ब करना है या फिर किसकी नहीं। ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड। अब जैसे कि कोकुशिबो का भाई योरिची इस पावर को यूज कर सकता था, वैसे ही कोकुशिबो ने भी इस पावर को यूज करना सीख लिया है। और ये पावर इसके ओनर को कुछ अलग ही तरह की एबिलिटी देती है, जैसे कि अपने अपोनेंट की मूवमेंट, ब्लड फ्लो और जॉइंट्स को ऑब्जर्व करना। और इसी पावर को यूज करते हुए उसने साने में गेम की एज और स्किल लेवल से लेकर ये तक पता लगा था कि मिचिरो उसका एंसेस्टर है। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। कोकुशिबो अपने अपोनेंट की प्रेजेंस को सेंस कर सकता है, जबकि उसका अपोनेंट उसकी रेंज से बाहर हो। और यही चीज हुई थी गैना के साथ, क्योंकि जब गैना ने कोकुशिबो गोली मारी थी तो कोकुशिबो ने उसी गन शॉट को काफी ज्यादा प्यार से डॉज कर दिया था और गैना के पीछे आके खड़ा हो गया। अब पावर कोकुशिबो की उस समय ज्यादा असरदार रहती है जिस समय कोकुशिबो अपनी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की एबिलिटी को यूज करे, क्योंकि उस चीज से वो अपनी फैमिली बैकग्राउंड से लेकर अपने अपोनेंट की बॉडी स्ट्रक्चर और बोन्स को देख सकता है, जिससे उसको सामने वाले बंदे की स्ट्रेंथ का पता लग जाता है और फिर गेम खत्म। फ्लैश मैनिपुलेशन। अब बाकी दूसरे डीमंस की तरह कोकुशिबो के पास भी फ्लैश मैनिपुलेशन की एबिलिटी है। बड़ी एबिलिटी उस समय काफी ज्यादा पावरफुल हो गई थी, जिस समय कोकुशिबो ने मोजान का ब्लड पी लिया था, एब्जॉर्ब किया था। और उसके बाद ये एबिलिटी उसको कुछ एक्स्ट्रा ही पावर देने लगी, जैसे कि क्रिएशन ऑफ मल्टीपल आईज, जिससे उसका विजन सुपर ह्यूमन लेवल तक पहुंच गया और वो इस पावर से काफी ज्यादा शार्प और काफी ड्यूरेबल कटाना भी क्रिएट कर सकता है, वो भी केवल 1 मिनट के अंदर। शॉर्ट मैनिपुलेशन। कोकुशिबो अपने फ्लैश के साथ साथ अपने कराने की मदद से अपने किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को मैनिपुलेट कर सकता है। मतलब अगर कभी भी कोकुशिबो को भी बॉडी पार्ट डैमेज या फिर डिस्ट्रॉय होता है तो वो उसे रीजनरेट कर सकता है और वो अपने हिसाब से अपने ब्लेड की शार्पनेस और शेप को भी मैनिपुलेट कर सकता है। और ये चीज हमने उस समय देखी थी जिस वक्त कोकुशिबो ने अपने ब्लेड से 3 ब्लेड बनाए थे, जो कि बिल्कुल 7 ब्रांच शॉट की तरह लग रहे थे। और इस चीज की मदद से वो किसी भी ब्लेड को स्विंग करे बिना कोई भी स्लैश कर सकता है। इनक्रेडिबल ड्यूरेबिलिटी। डीमन स्लेयर के अंदर कोकुशिबो के पास असामान्य फिजिकल एंड्योरेंस है, क्योंकि जब ग्योमी ने अपनी दोनों एक्स से कोकुशिबो की नेक को पकड़कर खींचा था तो ये बंदा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। इनक्रेडिबल स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। इतनी सारी एबिलिटीज और पावर होने के बाद कोकुशिबो के पास स्पीड और रिफ्लेक्सेस भर भर के हैं, तभी तो इसने अकाजा का हाथ और गैना की बुलेट को 1 सेकंड के अंदर ही काटा और डॉज किया था। बट इस बंदे के पास कितनी भी स्पीड हो, लेकिन ये बंदा इस बंदे से ज्यादा आगे नहीं होगा। इमेंस रीजनरेशन। पूरे डीमन स्लेयर में मोजान के बाद कोकुशिबो का ही नाम आता है अगर बात हो रीजनरेट करने की। और अकाजा और डोमा भी इस चीज में इससे काफी ज्यादा पीछे हैं, क्योंकि जब अकाजा और कोकुशिबो फर्स्ट टाइम मिले थे तो अकाजा ने कोकुशिबो का सर काट दिया था। बट एट द नेक्स्ट मोमेंट हम देखते हैं कि कोकुशिबो 1 सेकंड के अंदर ही वापस खड़ा होकर अकाजा का हाथ ही काट देता है। और यही नहीं बल्कि कोकुशिबो इस एबिलिटी से अपनी डेथ को भी ओवरकम कर सकता है।
मेनेंसिंग ऑरा। कोकुशिबो के पास अपना एक ऐसा ऑरा है जो कि सामने वाले अपोनेंट की विल पावर को ही तोड़ देता है, जैसे कि उसने मिचोरी की विल पावर को तोड़ा था जब वो उससे फाइट कर रहा था, और उसके बाद मिचोरी की बॉडी पूरी तरह कांपने लग गई थी, और उसके बाद वो एक मॉन्स्टर्स फॉर्म अचीव करता है और अपने हेड को भी रीजनरेट कर लेता है, जो कि सानेमी और गियोमी ने मिलकर काटा था। और कोकुशिबो से ये भी कहता है कि यहाँ पे मुझे कुछ नहीं होगा जब तक यहाँ पे सनलाइट नहीं आ जाती। टैक्टिकल इंटेलेक्ट। अब इतनी सारी सेंचुरीज का फाइट करने के बाद कोकुशिबो ने काफी सारा फाइटिंग एक्सपीरियंस जनरेट कर लिया है, जिसकी वजह से वो अपने अपोनेंट की किसी भी वार को मक्खन की तरह डॉज कर सकता है। और जब वो उन 3 हाशिरा और गेना के साथ फाइट कर रहा होता है तो सबसे पहले वो सीधा सबसे पावरफुल हाशिरा के ऊपर अटैक करता है, और उसको देखने के बाद ही उसकी फाइटिंग स्किल और फाइटिंग स्टाइल को जान लेता है। अनलिमिटेड स्टैमिना एंड एंड्योरेंस। कोकुशिबो के पास कभी ना खत्म होने वाला स्टैमिना और एंड्योरेंस है, जिसकी वजह से वो किसी फाइट में थकता नहीं है और ना ही उसे कभी बॉडी पेन होता है। बट वो अलग बात है कि उसकी बॉडी में काफी सारे पार्ट डैमेज है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर असामान्य स्ट्रेंथ है। ब्लड मून आर्ट यानी क्रिसेंट मून ब्लेड, जो कि वन ऑफ द पावरफुल एबिलिटी है कोकुशिबो की। इसमें काफी सारे ब्लेड को क्रिएट कर सकता है जो कि ट्रेडिशनल क्रिसेंट मून की तरह लगते हैं, और ये ब्लेड उसके ब्लड से ही बनते हैं, जो कि ब्राइट येलो और ब्राइट ब्लू कलर में बाहर निकलते हैं। और इन ब्लेड की स्पीड, साइज और लेंथ काफी ज्यादा पावरफुल है। कोकुशिबो की ब्लड मून आर्ट की पावर उसे काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा डेंजरस बना देती है, और उसके पास ब्लड मून आर्ट की काफी ज्यादा फॉर्म्स भी हैं, जैसे कि डार्क मून, प्रेल फ्लावर मून गेजिंग, लॉथसम मून, मून स्पिरिट कैलामेटियस, परपेचुअल नाइट, मिरर ऑफ मिसफॉर्चून मूनलिट, मून ड्रैगन रिंग टेल्स, वार्निंग मून स्वाट्स एंड और भी काफी सारे। सो हाँ, आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है, और अगर तुम्हें किसी भी कैरेक्टर की पावर और लाइफ के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करो। तो मैं मिलता हूं तुमसे अगली बार नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है दीपक और तुम देख रहे हैं एनिमेशन 2.0। सो बाय बाय। बाय द वे सब्सक्राइब अगर मन हो तो।